हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से वोकैबुलरी की श्रृंखला का एक नया अध्याय है। मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ इसके 14वें एपिसोड के साथ। अभी तक आपके सामने 13 एपिसोड रखे गए। कहने को तो उसमें सिर्फ 65 वर्ड्स मैंने बताए हैं, लेकिन आप खुद से पूछ कर देखिए कि आप कितने नए वर्ड्स सीख चुके हैं, उनको सुन चुके हैं, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जान चुके हैं, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली में वो कहाँ से हैं ये भी जानकारी आपके पास है। उम्मीद करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी और वर्ड्स की संख्या अब आपके पास बढ़ रही होगी और उसमें मजबूती आ रही होगी, साथ में आप कॉन्फिडेंस भी प्राप्त कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर फिर से 5 नए वर्ड्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बारी बारी से जिस तरीके से हर एपिसोड में करते आए हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि जब मैं एक वर्ड पूरा बता देता हूं उसके एंटोनिम्स एंड एनिम्स को, वीडियो को रोक करके आप उसे नोट डाउन कीजिए, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, फिर अगला वर्ड्स देखिए और जब सेशन समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप उसको एक बार रिवीजन करके फिर आगे अपना काम करते रहिए। अगले दिन जब ये सेशन आए तो पिछले वर्ड्स के एपिसोड को जरूर रिव्यू कीजिए, साथ में सप्ताह में 1 से 2 बार पूरा जो नोटबुक बनाया है आपने उसको एक सरसरी निगाह से देखते हुए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तभी ये आपके साथ बना हुआ रहेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। देखिए, इन दिनों सेशन से वीडियोस रेगुलर रहे हैं। मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस लाता रहूंगा, ये मेरा काम है। इसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो खुद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने हुए हैं और उनमें सुधार हो रहा है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, अगर आप नए हैं तो आपके लिए पीछे लाए गए 13 एपिसोड वेट कर रहा है, जो कि ऑल्टरनेट डेज में आप पीछे से देखते हुए पूरा कीजिए। आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और जब ये अच्छी होगी तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि खुद ब खुद कुछ बदलने वाला है या कोई मिरेकल होने वाला है, तो ऐसा विश्वास कीजिए कुछ भी नहीं होगा। समय बीतेगा और आपको सिर्फ खाली हाथ ही मिलेगा। अगर कुछ चाहिए, कुछ करना है तो कुछ देना पड़ेगा, अपना समय, अपनी निष्ठा और योगदान। तो बिल्कुल सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक कोटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। आज फिर से एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय का स्टेटमेंट है। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है देखिए क्या कह रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय के कई सारे कोटेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत ही सिंपल है। इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। देखिए, इनकी बहुत ही बात सरल है। अगर आपका जीवन आसान है, आप खुद ब खुद ये महसूस करते होंगे कि जो गांव में किसान के बच्चे होते हैं वो जो है बहुत ही जो है जुगारू प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब ये है कि उनको क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। वो चीजों को जो आपके नजर में या शहरी बच्चों के नजर में कहीं ना कहीं अनुपयोगी है, उन अनुपयोगी चीजों से भी वो कई सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि उदाहरण हो जाता है। और पुराने जमाने में भी और वैसे भी आप समझिए कि कहीं पर अगर समस्या है तो उसके निदान करने में आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसका निदान ढूंढ पाते हैं तो आप सब जगह जाने जाएंगे और आपकी जो गाथा है वो हर तरफ फैल जाएगी। तो देखिए, बहुत ही आसान लहजे में इन्होंने कहा है कि इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। जहां जहां पर आवश्यकता हुई है, जहां जहां पर जरूरत पड़ी है, हम सभ्यता के उस आदिम युग से लेकर के आज तक जो ये सफर तय किए हैं, जब जब हमें कठिनाइयां हुई है, जब जब हमें परेशानी महसूस हुई है, उसी के बीच में से किसी ने उस अवसर को तलाशा है और हमें एक नई जो है खोज ला करके दी है, नया आविष्कार सामने दिया है और जीवन आज इतना सुगम और सरल है। और उन लोगों को आज हम
अपने समाज के निर्माणकर्ता और कर्ता धर्ता के रूप में जानते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में तो सफल होना है, एक ऐसे मुकाम पर जाना है जहां आप अपने जो आपकी इच्छित जो मन में इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सकें और जीवन सुगम और सरल तरीके से जी सके। तो बहुत जरूरी है कि आपको डिफिकल्टीज के बीच में जाना होगा, रिस्क लेना होगा, लड़ना होगा, परेशानियों को देखना होगा और उस बीच में जो अपॉर्चुनिटी है उसे पहचानना होगा। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो चोंगा पहने हुए आती है, उसे बस पहचानने की देरी होती है। वो ऐसा लगता है कि काम के रूप में आया है जो कठिन दिखेगा, तो सारी बातें मिला जुला करके बस यहीं पर आकर के रुक जाती है। और जो हमारे लिए सबसे रूल बुक कह लीजिए भगवत गीता, उसमें भी यही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब यह है कि आप सिर्फ काम करिए, काम जब करेंगे तो बिल्कुल फल मिलेगा, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए, बात आसानी से समझ गए होंगे। तो जब मैं सवाल लेकर के आता हूं, आपको परेशानी है, डिफिकल्टीज महसूस होती है वहां पर, तो समझिए कि उसी में आपका अवसर है कि जैसे ही आप उसको सॉल्व करना सीख जाते हैं, प्रयास करके आप उसमें माहिर हो जाते हैं, तो आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छा कर पाएंगे और आपका रिजल्ट होगा। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है कॉन्वोल्यूशंस। क्या है? कॉन्वोल्यूशंस। देखिए, ये जो वर्ड है ये है कॉन्वोल्यूशंस। ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ग्रेजुअल हीलिंग, है ना, थ्रू रेस्ट आफ्टर सिकनेस और इंजरी। मतलब है, इसको कह सकते हैं आप स्वास्थ्य लाभ। जो ग्रेजुअल हीलिंग होती है, रेस्ट के द्वारा, आराम के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं, कहीं पर बीमार हो गए, कोई इंजरी हुई, उसके बाद देखिए स्वास्थ्य लाभ। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, ग्रेजुअल हीलिंग आफ्टर सिकनेस और इंजरी। अब इसके सिनोनिम्स के तौर पर देखें तो पहला जो आता है वो है रिक्यूपरेशन। क्या है? रिक्यूपरेशन। इसका मतलब भी होता है स्वास्थ्य लाभ। जो कॉन्वोल्यूशंस का मतलब है वही मतलब है रिक्यूपरेशन का। अगला देखिए, रिकवरी। रिकवरी भी हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं कि कैसी रही स्थिति, पेशेंट की स्थिति क्या है, तो हाँ रिकवरी हो रही है, मतलब है कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। रिक्यूपरेशन पहला है कॉन्वोल्यूशंस का सिनोनिम। दूसरा है रिकवरी। तीसरा है रैली। रैली का मतलब भी होता है स्वास्थ्य में सुधार। रैली का क्या मतलब होता है? स्वास्थ्य में सुधार। तीसरा है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। मतलब जहां पर वो खत्म हो रहा था जीवन, उसमें फिर से जो है जीवन आ रहा है, मतलब है कि सुधार हो रहा है, पुनर्जीवन हो रहा है। तो हम एक हद तक रिवाइवल को भी रख सकते हैं। उसके बाद है रिजुवेनेशन। इसका मतलब भी होता है कायाकल्प या पुनर्जागरण। इसको भी हम एक हद तक कॉन्वोल्यूशंस के सिनोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर में अगर आप देखें तो आप ये और ये रैली। अब यहां पर मैं ये इसलिए डालता हूं, कभी कभी पैराग्राफ के सेंस के हिसाब से भी ये सारे जो है उसके सिनोनिम्स के तौर पर चुने जाएंगे अगर ऑप्शन में होगा तो रिक्यूपरेशन, रिकवरी, रैली, रिवाइवल एंड रिजुवेनेशन ये है। अगला देखिए, रिससिटेशन है। रिससिटेशन भी है पुनर्जीवन, पुनः होश में लाना। ये भी मेरा जो है सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है कॉन्वोल्यूशंस के। तो मेरे पास यहां पर जो है 6 आ गए, रिक्यूपरेशन, रिकवरी, रैली, रिवाइवल, रिजुवेनेशन और रिससिटेशन का है पुनर्जीवन और पुनः होश में लाना। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखें, डीजेनरेशन, इसका मतलब होता है क्षय, विकार और पतन। ये किस आधार पर लिया गया कि जब हम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मतलब है कि स्थिति में सुधार हो रही है, तो यहां पर क्या हो गया? क्षय हो रहा है, पतन हो रहा है, उसमें विकार पैदा हो रहा है। तो डीजेनरेशन को कॉन्वोल्यूशंस के एंटोनिम्स के तौर पर हम यहां रख रहे हैं। रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है पुनः बीमारी का पुनरावर्तन, मतलब फिर से उसकी आवृत्ति हो गई, फिर से वो दोहरा गया। रिलैप्स का मतलब है बीमारी का पुनरावर्तन। पुनरावर्तन का मतलब है फिर से दोहरा जाना, हो जाना। उसके बाद क्या है? डिटेरियोरेशन। इसका मतलब भी होता है पतन और विकृति। एक वर्ब है डिटेरियोरेट, मतलब होता है पतन होना, उसी से बना हुआ ये नाउन है, पतन या विकृति। अगला है एलमेंट। इसका मतलब होता है बीमारी, है ना। एलमेंट का मतलब है बीमारी। और ब्रेक डाउन, इसका मतलब भी होता है विकार या खराबी। तो ये सारे जो शब्द हैं ये एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। किसके? कॉन्वोल्यूशंस के। तो कॉन्वोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल हीलिंग आफ्टर सिकनेस और इंजरी। सिनोनिम्स की बात करें, रिक्यूपरेशन, रिकवरी, रैली, रिवाइवल, रिजुवेनेशन और रिससिटेशन, मतलब है पुनर्जीवन या पुनः होश में लाना, स्वास्थ्य लाभ के सेंस में।
हम इन सारे शब्द को सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एंटोनिम्स है डीजेनरेशन, रिलैप्स, डिटेरियोरेशन, एलमेंट और ब्रेकडाउन। ये सारे के सारे एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब एग्जांपल देखिए, द सर्जन्स डिड मिरेकल्स मेंडिंग हिज जॉ। मेंड का मतलब होता है सुधारना, है ना, मरम्मत करना या सुधारना। तो कह रहा है कि सर्जन्स ने है बिल्कुल अच्छा काम तो किया है, द सर्जन्स डिड मिरेकल्स मेंडिंग हिज जॉ, उसके जबड़े को सुधारने में अच्छा काम किया, बट हिज कॉन्वलसेंस में टेक वीक्स, उसका जो स्वास्थ्य लाभ है, उसके जो स्वास्थ्य में सुधार है, ये सप्ताह ले सकता है, ऐसी संभावना है। द सर्जन्स डिड मिरेकल्स मेंडिंग हिज जॉ बट हिज कॉन्वलसेंस में टेक वीक्स। तो पहला वर्ड क्या है? कॉन्वलसेंस। मतलब क्या है? स्वास्थ्य लाभ। सिनोनिम्स क्या क्या है? रिक्यूपरेशन, रिकवरी, रैली, रिवाइवल, रिजुविनेशन एंड रिससिटेशन। उसके बाद एंटोनिम्स क्या है? डीजेनरेशन, रिलैप्स, डिटेरियोरेशन, एलमेंट एंड ब्रेकडाउन। एग्जांपल क्या है? द सर्जन्स did miracles mending his jaw but his convalescence may take weeks। चले इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेशन का अगला वर्ड वो है ग्राइप। क्या है? ग्राइप। अब देखिए, ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइप दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, पेन और रिसेंटमेंट या कंप्लेन। शिकायत करना या फिर चिढ़ना, पेट में दर्द होना, इस तरीके से हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं ग्राइप का। एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, पेन और रिसेंटमेंट। मतलब है कि किसी भी वजह से आप चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो या फिर अशांत महसूस कर रहे हो, दर्द की स्थिति आपके पास हो, या फिर शिकायत करने के सेंस में। मैंने कहा कि वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किसी बात की शिकायत करना और पेट दर्द, दो सेंस में यह ज्यादा इस्तेमाल होता है। खींचने, चिढ़ने, चिड़चिड़ाने से भी इसका हम सेंस लेते हैं। ग्राइप का जो है वर्ब और नाउन दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। जल्दी से बताइए तो पहला वर्ड कौन सा था? थोड़ा लंबा वर्ड है, कॉन्वलसेंस। क्या है? कॉन्वलसेंस। चलिए सिनोनिम्स देख लें। कंप्लेन, इसका मतलब क्या है? शिकायत करना। बहुत ही कॉमन है ये। बीफ, इसका मतलब भी होता है शिकायत करना। बीफ का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। ग्राउस, इसका मतलब भी होता है शिकायत करना, लेकिन छोटी छोटी बातों पर, है ना। यहां पर जो छोटी बात लिखा, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना। क्योंकि आगे जगह कम होता है इसलिए मैंने सिर्फ ब्रैकेट में छोटी बात डाल दी। ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रोच, इसका मतलब भी होता है खींचना, शिकायत करना। मौन, मैं पढ़ा चुका हूं, कराहना होता है शिकायत करना। दर्द की बात थी, यहां पर भी देखिए, यहां तो इसमें जो है कराहना, आप इसको जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद क्या है? कार्प, इसका मतलब भी होता है शिकायत करना छोटी छोटी बात पर। कार्प का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। तो मेरा जो ग्राइप का सिनोनिम्स आ रहा है वो है कंप्लेंट, बीफ, ग्रॉस, ग्रॉच, मौन और कार्प। ठीक है। चलिए एंटोनिम्स देख ले। कमेंड, कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब होता है सराहना, प्रशंसा करना। अपलॉज, अपलॉज का मतलब होता है शाबाशी देना। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। अपीज, इसका मतलब होता है शांत करना। अब देखिए, चिड़चिड़ाने के सेंस में, चिढ़ने के सेंस में, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है, उस सेंस में इसका इस्तेमाल होगा एंटोनिम्स के तौर पर। ठीक है। और क्या है? प्लाकेट, इसका मतलब होता है मनाना या शांत हो जाना। क्या होता है? प्लाकेट का मतलब होता है मनाना या शांत हो जाना। तो यहां पर भी चिढ़ने और कुढ़ने के सेंस में इसका हम एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है ऑल ऑफ द वर्कर्स वर ग्राइपिंग अबाउट द न्यू रेगुलेशंस। जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? न्यू रेगुलेशंस को लेकर के शिकायत कर रहे हैं। ऑल ऑफ द वर्कर्स वर ग्राइपिंग अबाउट द न्यू रेगुलेशंस, या तो शिकायत कर रहे हैं या फिर चिढ़ रहे हैं, चिढ़े हुए हैं, है ना। तो ग्राइप का मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, पेन और रिसेंटमेंट या कंप्लेन। किसी बात की शिकायत करना या पेट दर्द के सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? कंप्लेंट, बीफ, ग्रॉस, ग्रॉच, मौन, कार्प। और इधर एंटोनिम्स क्या है? कमेंट, अपलॉज, कॉम्प्लीमेंट, अपीज और प्लेकेट। क्या है? प्लेकेट। ऑल ऑफ द वर्कर्स वर ग्राइपिंग अबाउट द न्यू रेगुलेशंस। तो अभी तक सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक जो हमने दो वर्ड सीखे, पहला क्या था? कॉन्वलसेंस, उसका मतलब है स्वास्थ्य लाभ। और जो दूसरा वर्ड आ गया वो आ गया ग्राइप। क्या आया? कॉन्वलसेंस। बार बार कह रहा हूं मैं, कॉन्वलसेंस वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और मीनिंग क्या है कि किसी भी बीमारी या इंजरी के बाद जो रिकवरी होती है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वलसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। और यहां पर जो ग्राइप है ये शिकायत करना, चिढ़ना,
कुढ़ना और पेट दर्द इस सेंस में इस्तेमाल होता है। ये नाउन और वर्ब। सॉरी, अभी भी पटाखे फोड़ना यहां खत्म नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। ये इसका जो मतलब होता है कि ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है और किसी बात की शिकायत करना, चिढ़ना, कुढ़ना इस सेंस में इस्तेमाल होता है। जो इसका सिनोनिम्स है एक बार मैं दोहरा देता हूं, कंप्लेंट, बिफ, ग्रॉस, ग्रॉच, मोन और कार्प। और इधर क्या है एंटोनिम्स में, कमेंट, अपलॉज, कॉम्प्लीमेंट, अपीज और प्लेकेट। all of the workers were griping about the new regulations। चलिए सेशन का अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है क्रेव। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है क्रेविंग। क्रेविंग आपने सुन रखा होगा। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और क्रेव बड़ा ही कॉमन है। और सबसे ज्यादा तो ये जब किसी चीज से भूख की चाहत हो, कुछ खाने की इच्छा हो, वहां पर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, हैव अ क्रेविंग, एपेटाइट और ग्रेट डिजायर फॉर, ठीक है, और लॉन्ग फॉर, मतलब है किसी चीज की चाहत होना, याचना करना। अब ये चाहत जो है अटेंशन की भी हो सकती है। क्रेविंग अटेंशन के लिए भी होता है, प्रेम संबंध के लिए भी होता है। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्रेव का, सिर्फ भूख के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। जल्दी से बताइए तो पहला वर्ड कौन सा था? पहला वर्ड कॉन्वोलेसेंस और दूसरा ग्राइप। तीसरा मेरे सामने आया क्रेव। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए क्या है, इच्छा करना, याचना करना और के लिए तरसना, है ना। इच्छा करना, याचना करना और के लिए तरसना। अब यहां पर देखिए सिनोनिम्स क्या है, हैंकर। पहला सिनोनिम्स है हैंकर। हैंकर का मतलब होता है लालायित होना या तरसना। क्या होता है? लालायित होना या तरसना। दूसरा है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब भी होता है याचना करना या मांगना। क्या होता है? याचना करना या मांगना। तीसरा है फैंसी। फैंसी का मतलब भी होता है चाहना या इच्छा करना। क्या होता है? चाहना या इच्छा करना। पहला अभी से क्या आया? सबसे पहले तो तीसरा वर्ड है क्रेव, दूसरा था ग्राइप, पहला था कॉन्वोलेसेंस। ठीक है, तो अब यहां पर क्रेव का जो सिनोनिम है वो है पहला हैंकर, दूसरा है सॉलिसिट, तीसरा है फैंसी, चौथा क्या है? सप्लिकेट। सप्लिकेट का मतलब भी होता है विनती करना और प्रार्थना करना। बिसीच इसका मतलब होता है हाथ जोड़ना या प्रार्थना करना। ये याचना करने के सेंस में जो आ रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कवेट। कवेट का मतलब होता है लोभ करना, गलत तरीके से पाने की इच्छा करना, है ना। कवेट का मतलब होता है लोभ करना या गलत तरीके से पाने की इच्छा करना। तो यहां पर जो तीसरा वर्ड आया मेरा कॉन्वोलेसेंस, ग्राइप के बाद जो तीसरा आया है सेशन में, उसका मतलब है हैव अ क्रेविंग, एपेटाइट और ग्रेट डिजायर फॉर और लॉन्ग फॉर। अब यहां पर हैंकर इसका सिनोनिम्स है, पहला जो यहां पर रखा मैंने, लालायित होना या तरसना। सॉलिसिट का मतलब है याचना करना या मांगना। फैंसी का मतलब है चाहना या इच्छा करना। सप्लिकेट का मतलब है विनती करना या प्रार्थना करना। बेसीच का मतलब है हाथ जोड़ना या प्रार्थना करना। कवेट का मतलब है लोभ करना, गलत तरीके से पाने की इच्छा करना। और जो आखिरी है लॉन्ग फॉर, इसका मतलब है चाहना, जो कि यहां पर भी दिया हुआ था। चलिए अब हम एंटोनिम्स देख ले। एबोर, जैसे ही चाहत होगी, इच्छा होगी, तो वहां हो जाएगा नफरत करना या होना, है ना। एबोमिनेट, एबोमिनेशन इससे पहले मैंने बताया था, इसका मतलब भी होता है नापसंद करना। डिस्पाइज का मतलब होता है उपेक्षा करना या कोसना। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना या कोसना। उसके बाद क्या है? एक्सेक्रेट का मतलब होता है घृणा करना या साप देना। और लोथ का मतलब होता है घृणा करना या कोसना। ये सारे के सारे क्रेव के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहां पर क्रेव हमारे सेशन का तीसरा वर्ड है, दूसरा था ग्राइप, पहला क्या था? कॉन्वोलेसेंस, है ना। कॉन्वोलेसेंस का मतलब क्या था? स्वास्थ्य लाभ। और ग्राइप की मीनिंग आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए अभी। चलिए यहां पर क्या है? क्रेव का मतलब क्या है कि इच्छा करना, याचना करना या के लिए तरसना। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो है हैंकर। हैंकर का मतलब होता है लालायित होना। सॉलिसिट याचना करना। फैंसी, सप्लिकेट, बिसिच, कवेट और लॉन्ग फॉर। एंटोनिम्स क्या क्या है? एबोर, एबोमिनेट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, एक्सेक्रेट और लोथ। चले एग्जाम्पल देख ले। आई हैव ऑल्सो बिन क्रेविंग डिफरेंट फूड्स ईच डे, है ना, कि प्रत्येक दिन जो है अलग अलग की जो खाने की जो फूड्स है उसकी क्रेविंग होती है। आई हैव ऑल्सो बिन क्रेविंग, है ना, होता रहा है किस चीज का? कि डिफरेंट फूड्स ईच डे। और ये आज से नहीं है, ये जो हम लिखते हैं ना
परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये पहले भी था, आज भी है, इस सेंस में लिखते हैं इसको, तो हिंदी नहीं कर रहे हैं हम। आई हैव ऑल्सो बिन क्रेविंग डिफरेंट फूड्स ईच डे, ये तो इस सेंस में हो गया। दूसरा देखिए, यू आर वल्नरेबल बिकॉज यू आर लोनली एंड क्रेव अटेंशन। देखिए मैंने कहा ना कि यहां पर भी उसके लिए आप याचना करते हैं, मांग करते हैं, इच्छा रखते हैं, लालायित होते हैं कि कोई आपकी तरफ अटेंशन दे, तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं, है ना। और वल्नरेबल की मीनिंग आप लिख करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं, कई बार इसकी चर्चा हुई है। तो क्या है कि यू आर वल्नरेबल बिकॉज यू आर लोनली एंड क्रेव अटेंशन। तो अभी तक इस सेशन में सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इस सेशन में जो पहला वर्ड आया वो आया कॉन्वलेसेंस, दूसरा जो वर्ड आया वो था ग्राइप, मतलब था शिकायत करना, चिढ़ना, कुढ़ना, पेट दर्द, और तीसरा जो आया वो है क्रेव। चले सेशन का अगला वर्ड, और वो है बायस। क्या है? बायस। ये एक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। आपने बायस्ड सुना होगा, तो वो जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब हम उसमें ईडी लगाते हैं। बायस का मतलब होता है फेवरिंग वन पर्सन और साइड ओवर अनदर, मतलब है किसी एक तरफ सपोर्ट करना, यानी पक्षपात, पूर्वाग्रह ग्रसित होना या पक्षपात पूर्ण होना, है ना। मतलब है बायस का पक्षपात। प्रेजुडिस इसका सिनोनिम्स है पहला, और इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बायस जो कि आज का चौथा वर्ड है ना। क्या है चौथा वर्ड? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? क्रेव। उसके पहले हमने क्या पढ़ा? जल्दी बताइए। ग्राइप। और उससे पहले क्या पढ़ा? कॉन्वलेसेंस। तो ये चौथा वर्ड है मेरा। सिनोनिम्स क्या है? प्रेजुडिस। बायस का मतलब होता है पूर्वाग्रह ग्रसित या पक्षपातपूर्ण। अब देखिए, पार्शियलिटी इसका मतलब भी होता है पक्षपातपूर्ण, है ना, बहुत कॉमन है। पार्शियल और पार्शियलिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फेवरेटिज्म मतलब होता है पक्षपात, मतलब है किसी तरफ झुकाव होना, जहां फेवरेट होगा कोई तो उधर झुकाव होगा मेरा, कि भाई फैसला उसी के पक्ष में हो, है ना। प्रोपेंसिटी इसका मतलब भी होता है झुकाव। और अगला क्या है? प्रेडिलेक्शन, मतलब होता है झुकाव। क्या है? प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब भी होता है पक्षपात। तो जो चौथा वर्ड है मेरा बायस, ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है फेवरिंग वन पर्सन और साइड ओवर अनदर। इसका मतलब है पूर्वाग्रह ग्रसित या पक्षपातपूर्ण। सिनोनिम्स क्या है? प्रेजुडिस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म, प्रोपेंसिटी, प्रेडिलेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। मतलब होता है पक्षपात, पक्षपातपूर्ण, झुकाव, पूर्वाग्रह। चले इसके एंटोनिम्स को देखें। इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी का सीधा सीधा ऑपोजिट, मतलब है निष्पक्षता या अपक्षपात। उसके बाद क्या है? न्यूट्रलिटी, मतलब है न्यूट्रलिटी कहने का मतलब है कि हम किसी पक्ष में नहीं, हम तटस्थ हैं, गुट निरपेक्ष, मतलब उधर जा ना इधर जाएंगे, हम अपने पर तटस्थ रहेंगे, मतलब किसी तरफ झुकाव नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब है निष्पक्षता। उसके बाद क्या है? इंडिफरेंस, मतलब है उदासीनता। उदासीनता का मतलब भी वही हुआ कि किसी भी तरफ झुकाव नहीं है, मेरी प्रवृत्ति किसी भी तरफ नहीं है कि भाई हम उसके सपोर्ट में बोलें। अगला क्या है? अपैथी। इसका मतलब भी क्या होता है? उदासीनता। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। एग्जाम्पल पर बाद में आएंगे, पहले हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। इंपार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिफरेंस एंड अपैथी। सिनोनिम्स क्या है? प्रेजुडिस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म, प्रोपेंसिटी, प्रेडिलेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल देख लें। वी विल नॉट टॉलरेट दिस बायस्ड मीडिया कवरेज, है ना। हम जो है ये नहीं टॉलरेट कर सकते। टॉलरेट करने का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। यहां पर भी एक वर्ड है सहन करना। बायस्ड मीडिया कवरेज, ये जो पक्षपातपूर्ण मीडिया कवरेज हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉलरेट दिस बायस्ड मीडिया कवरेज। अभी तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक जो हमने पढ़ा, पहला वर्ड कॉन्वलेसेंस, मतलब है स्वास्थ्य लाभ। दूसरा पढ़ा ग्राइप, मतलब है शिकायत करना, चिढ़ना, कुढ़ना, पेट दर्द। तीसरा जल्दी बताइए, लिख करके मुझे तीसरा बताइएगा। चौथा आपके सामने है बायस, मतलब है पूर्वाग्रह ग्रसित या पक्षपातपूर्ण। सिनोनिम्स क्या है? प्रेजुडिस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म, प्रोपेंसिटी, प्रेडिलेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन। और एंटोनिम्स क्या है? इंपार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिफरेंस और अपैथी। चले सेशन का आखिरी और पांचवा, अलाय, है ना। इसका क्या है? ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसको आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। अ फ्रेंडली नेशन स्पेशली इन वॉर, है ना। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स, उसको कहते हैं अलाय, है ना। साथी, मित्र देश या मित्र, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी। कलीग मतलब होता है सहकर्मी और साथी। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त या मित्र, बहुत ही कॉमन इसमें आएगा सबका सब। पार्टनर मतलब है सहयोगी, साथी, भागीदार। उसके बाद क्या है? कन्फेडरेट, एक नया वर्ड यहां पर आ गया, देखिए। कन्फेडरेट का मतलब भी होता है साथी। ध्यान दीजिएगा,
सह अपराधी, है ना, एक्म्प्लिस। उसके बाद कॉमरेड, इसका मतलब भी होता है साथी और सहयोगी। तो मेरे सेशन का जो आखिरी वर्ड है अलाई, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताना। अलाई से पहले क्या पढ़ा, लिख के बताओ। चलिए, अलाई से पहले हमने पढ़ा बायस, उसके पहले क्या पढ़ा, क्रेव, उसके पहले क्या पढ़ा, ग्राइप, और सब सेशन की शुरुआत किससे की, कॉन्वलेसेंस। चलिए, अब यहां पर क्या है, एक बार अपने कमेंट में सारे वर्ड को मीनिंग सहित लिखिएगा जरूर, इससे भी रिवीजन हो जाएगा। सोच करके लिखिएगा, देख करके नहीं। चलिए, एसोसिएट, इसका मतलब होता है साथी, मित्र देश या मित्र, स्पेशली वॉर के समय में, और मित्र भी तब जब कोई आपका विरोध कर रहा उस सपोर्ट में वो बोले। एसोसिएट, कलीग, फ्रेंड, पार्टनर, कन्फेडरेट एंड कॉमरेड। चलिए एंटोनिम्स देखें। राइवल मतलब है प्रतिद्वंदी, एनिमी शत्रु या दुश्मन, ओपोनेंट दुश्मन या विरोधी, फॉ मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, उसके बाद क्या है, एंटागनिस्ट मतलब होता है विरोधी या शत्रु, और एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी या द्वेषी। तो मेरे पास इसका एग्जांपल है। तो एंटोनिम्स में कौन कौन आया, राइवल, एनिमी, ओपोनेंट, फॉ, एंटागनिस्ट और एडवर्सरी, है ना। और सिनोनिम्स में क्या क्या आया, एसोसिएट, कलीग, फ्रेंड, पार्टनर, कन्फेडरेट एंड कॉमरेड। लास्ट वर्ड क्या है मेरा, अलाई, मतलब होता है साथी, मित्र देश, यानी अ फ्रेंडली नेशन, स्पेशली इन वॉर, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स, है ना। सिनोनिम्स क्या क्या है, एसोसिएट, कलीग, फ्रेंड, पार्टनर, कन्फेडरेट एंड कॉमरेड। ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या है, राइवल, एनिमी, ओपोनेंट, फॉ, एंटागोनिस्ट एंड एडवर्सरी। चलिए, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर अलाइज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स क्या थे, साथी थे, मित्र देश थे, कब भाई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, लिख के बताइएगा तो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू कब हुआ था, खत्म कब हुआ था, जानकारी है तो बताइएगा, बिना गूगल किए। चलिए, उम्मीद करते हैं एक बार फिर से दोहरा ले। आखिरी वर्ड है अलाई। सबसे पहला वर्ड कौन सा था, कॉन्वलेसेंस। दूसरा कौन सा था, ग्राइप। तीसरा कौन सा था, जल्दी बताओ। पहला क्या था, कॉन्वलेसेंस, दूसरा ग्राइप, तीसरा क्रेव, चौथा बायस, और पांचवा अलाई। अलाई का मतलब होता है साथी या मित्र देश। सिनोनिम्स है एसोसिएट, कलीग, फ्रेंड, पार्टनर, कन्फेडरेट, कॉमरेड, और एंटोनिम्स है राइवल, एनिमी, ओपोनेंट, फॉ, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी। कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर अलाइज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में ये जो 5 वर्ड मैंने पढ़ाए, इसमें से बहुत सारा वर्ड्स एक तो पहले आपका सुना हुआ होगा, बट प्रॉपर जानकारी आज आपको मिली। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपने नोट डाउन कर लिया। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि सेशन में जो पहला वर्ड आया वो था कॉन्वलेसेंस, इसका मतलब है स्वास्थ्य लाभ। जो दूसरा वर्ड मैंने बताया वो था ग्राइप। ग्राइप का क्या मतलब होता है, शिकायत करना, कुढ़ना, चिढ़ना, है ना, और पेट दर्द। उसके बाद जो तीसरा वर्ड आया वो था क्रेव, है ना। इसका मतलब क्या था, याचना करना, प्रार्थना करना, लालायित होना, मांगना। उसके बाद जो चौथा वर्ड आया वो था बायस, मतलब था पक्षपात, और जो आखिरी वर्ड आया वो था अलाय, मतलब मित्र, साथी देश या मित्र देश। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय भी किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं कि आप अपने घर में रहें, अपने परिवारजनों का और अपना ख्याल रखें, साथ में जोर शोर से पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि ये जो 4 महीने का समय है और फिर एक छोटी सी छुट्टी होगी होली, और फिर 4 महीने का समय, ये जो टोटल 8 महीने का समय है जिसमें एक वैलिड ब्रेक है, वो आपके जीवन का रास्ता बदल सकती है, आपके लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इसलिए पढ़िए जरूर। अगले दिन फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ हम बिल्कुल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।